नमन करती हूँ अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। साहब दीदी समस्त आत्मजनों सभी भाई बहनों को प्रणाम है, स्वीकार कीजिए। बड़े हर्ष की बात है कि साहब के लिखा हुआ अनमिल आखर पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। साहब लिखते हैं कि पावस ऋतु अपना आंचल समेट चुकी है। वनों से आच्छादित पलामू जिला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था। वैसे तो एक दो दर्शनीय स्थलों को छोड़कर यहाँ कुछ खास नहीं, पर जो अधिक महत्वपूर्ण था वह है नीलम के पिताजी का घर, यानी दीदी का मायका। मनातू चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा था। मनातू नीलम दीदी का मायके है, जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। पहाड़ों और पहाड़ी नदियों के कारण इनके आसपास की सुंदरता बहुत थी। हाँ, जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो काफी प्रसिद्ध है। दीदी के मायका में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो बहुत प्रसिद्ध है। व्याघ्र परियोजना यानी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट उस नेशनल पार्क को और भी मनोरम बनाती है। पर्वत शिखरों पर अपनी छटा बिखेरने वाले बादल और साल के पेड़ों पर गिरने वाली बिजली का मौसम भी जा चुका था, यानी कि बारिश का जो मौसम था वो कम हो गया था। बारिश से जंगल और घने हो जाते हैं। जब बारिश हुई थी तो बारिश के कारण घने जंगल हो गए थे और हरे भरे हो गए थे। पर्वतों से प्रवाहित होने वाली नदियों और झरनों की कल कल ध्वनि अब मध्यम होती जा रही थी। बरसात कम हो गया था, इसलिए पानी नदी में कम गया था। इसके कारण झरनों की कल कल ध्वनि मध्यम हो गई थी। अगर कुछ सुनाई देता तो जंगल के महकते फूलों के ऊपर मंडराते भंवरों की गुंजन। साहब कहते हैं कि उस जंगल में फूलों जो महक रही थी उस पर मंडराता हुआ भंवरा वहां पे मंडराते थे, उसकी आवाज आती थी। कुछ दिखते तो बस सुबह की बेला में हरी हरी घास पर पड़ी उसकी बूंदों से नहाए हुए हंसते खिलखिलाते थे। सब लिखते हैं, दीदी का मायका का वर्णन करते हैं कि उनके मायके के पास जो फूल था जिसके खुशबू पर भौरे मंडराते थे, और उस फूल पर सुबह में खिलखिलाते जो फूल होते थे उस पे हरी हरी घास की भी ओस बूंदों से नहाए हुए मिलती थे। दूर से ही वृक्षों को अजगर की तरह लपेटे पनप आई लताएं दिखती। अमरलता भी जंगलों में देखा जाता है, तो वही लिखते हैं कि अजगर की तरह लपेटे पनप आई थी लताएं। बेतला और डाल्टनगंज की दूरी कम थी। मनातू से बराबर लोग आते रहते थे। दशहरा का समय था। मिथिलांचल में शक्ति पूजा का प्रचलन तो न जाने कब से चला आ रहा था। दशहरा के समय की बात बताते हैं साहब। मिथिलांचल में शक्ति पूजा यानी माता की पूजा का प्रचलन वर्षों से आ रहे थे। नीलम को मायके से लगातार बुलावा आ रहा था। दीदी नीलम का मायके से उनके परिवार वालों ने बुला रहे थे बार बार, क्योंकि दशहरा आ रहा था, दशहरा में पूजा होती थी। अर्चित आनंद, अनुनीता और अभिनव आनंद छोटे थे। बचपन में ननिहाल ही सब कुछ होता है, सो तीनों बच्चों भी मनातू जानो की जिद कर रहे थे। छोटे बच्चों को देखिए तो नानी का घर बहुत प्यारा लगता है। तो साहब लिखते हैं कि उनके पुत्र अनुनीता, अभिनव आनंद और अर्चित आनंद को नानी का घर बहुत प्यारा लगता था, इसलिए वो नानी घर जाने की जिद कर रहे थे। सुबह शाम एक ही रट लगाए रहते, पापा मनातू चलिए ना। यानी कि जब वो अपने बच्चों से मिलते उनके बच्चे यही कहते बार बार कि पापा मनातू यानी नानी घर चलिए ना।
दुर्गा पूजा का आयोजन उन दिनों भव्य होता था। दुर्गा पूजा का जो आयोजन होता है वो हर गांव में ही लगभग होता है, लेकिन दीदी का घर में बहुत भव्य से होता था। रात में नाटक आदि का भी कार्यक्रम लोग किया करते थे, जिसमें बच्चों की भी भूमिका रहती थी। अंततः तय हुआ कि इस बार दशहरा वहीं मनाया जाए। पहले के ज़माने में देहात में जब दुर्गा पूजा होती थी तो ड्रामा होता था, नाटक होता था, जिसमें गांव के ही लोग रोल लिया करते थे कहानी में। और वही गांव के ही आदमी महिला का रोल लेकर के और पुरुष का रोल लेकर के ड्रामा लोग किया करते थे। यानी उसी को नाटक कहा गया है। एक परिचित मित्र की नई डीजल जीप एक सप्ताह के लिए हरिंद्रा ने मंगवा ली। साहब लिखते हैं कि उनके एक मित्र का डीजल गाड़ी था, जो एक सप्ताह के लिए हरिंद्रानंद मंगवा लिए थे। सहयात्री बने दो गुरु भाई। मित्र ने जीप तो भिजवा दी थी, लेकिन चालक ने नहीं भेज पाए। उनके मित्र जो थे वो जीप भिजवा दिए थे, लेकिन ड्राइवर नहीं भेजे थे। वैसे तो गाड़ी नीलम भी चलाती थी और साथ जाने वाले गुरु भाई भी। साहब लिखते हैं कि दीदी नीलम भी गाड़ी चला लेती थी और जो गुरु भाई दो जा रहे थे वो भी चला लेते थे। बात चालक की नहीं थी, अपितु दूरी काफी थी, इसलिए ध्यान उधर चला गया। चलिए इस बार जंगलों के रास्ते मनातू चलेंगे, हरिंद्रानंद ने कहा। साहब बोले कि इस बार जंगल के रास्ते ही मनातू जाएंगे। कार्यालय से छुट्टी मिल गई थी। प्रातः के शीतल समीर के साथ जीप पूर्णिया होकर बढ़ चली। हरिंद्रानंद ही गाड़ी चला रहे थे। बेगूसराय के रास्ते एक लाइन होटल में भोजन हुआ। जब साहब ससुराल जा रहे थे अपने बच्चों को साथ लेकर के, तो बेगूसराय के रास्ते में एक होटल मिलता है, तो वहाँ पर लोग भोजन कर लेते हैं। रात होने का डर था, इसलिए रास्ता तेजी से तय किया जा रहा था। गया पहुंचे तो ध्यान आया कि पान खा लिया जाए। जब साहब गया पहुंचे तो उनको, साहब पान बहुत खाते थे, तो इसलिए वो उन्होंने टावर चौक के पास मगही पान सुंदर मिलता था, इसलिए वहां जीप रोक दिए। राम बच्चन जाकर पान ले आए। सभी ने मीठे पान का बीड़ा खाया। गाड़ी चल पड़ी। डीजल भी लेना था। डोभी पेट्रोल पंप पर जीप की टंकी पूरी तरह भरवा ली गई, क्योंकि अगर रास्ते में तेल खत्म होता है तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए टंकी को फुल कर लिया। बच्चों को भूख लगी थी, उन्हें कुछ खिलाया गया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, इसलिए बच्चों को जब भूख लगी तो उन्होंने अपना भरपेट रास्ते में खा लिया। सूरज पश्चिम में आ चुका था। जंगलों के बीच से मनातू जाने की योजना थी, यानी जंगल का भी मनोरम दृश्य साहब देखने वाले थे, इसलिए उन्होंने जंगल के रास्ते ही चले। मधेपुरा में ही तय हुआ था कि यह रोमांचक सफर चतरा जिले की सर्पीली सड़कों से गुजरते हुए जीप वहां पहुंची जहां से प्रतापपुर के लिए रास्ता दाहिने मुड़ता है। रास्ते में प्रतापपुर पड़ता है, इसलिए वहां से दाहिने रास्ता मुड़ता है। अब रास्ता सभी के लिए अनजान था। जब जंगल के रास्ता से जा रहे थे तो किन्हीं को रास्ता मालूम नहीं था। शाम हो चुकी थी। सड़क के दाहिने झोपड़ी नुमा भगवती का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में जहाँ तहाँ भगवती का मंदिर मिल जाता है। तो वही साहब बताते हैं कि शाम हो चुकी थी और वो देखते हैं कि सड़क के किनारे एक झोपड़ी नुमा भगवती की एक छोटा सा मंदिर था। वहां एक दो व्यक्ति खड़े थे। मार्ग पूछने पर उन लोगों ने बताया कि आप दाहिने मुड़ जाइए, वैसे अभी जाना ठीक नहीं है, नक्सली आतंकी से भरा है यह इलाका। आप सीधे चतरा चले जाइए, सुबह प्रतापपुर जाइएगा। नीलम अदम्य साहसी थी। दीदी तो जंगल में ही पली बढ़ी थी, इसलिए वो डरती नहीं थी। हरिंद्रानंद को शमशान के साथ ने पूर्व से ही निडर बना रखा है। साहब हरिंद्रानंद
रात्रि में शमशान में ही बिताते थे रात्रि, तो वो भी निडर थे। सभी ने बाहर से ही भगवती को प्रणाम किया। जूते खोलने की जहमत सबको उठानी पड़ती, इसलिए बाहर से ही प्रणाम कर लिया। देखिए, अगर हम लोग सही सलामत मनातू से लौट गए तो आपको 5 रुपए की मिठाई खिलाएंगे। साहब कहते हैं, भगवती की जो पिंडी वहाँ थी उनको कहते हैं कि अगर हम सही सलामत क्योंकि साहब को लोग बताए कि नक्सली इलाका है, तो साहब माँ भगवती की जो पिंडी थी वहाँ झोपड़ी नुमा में, उसमें कहते हैं कि अगर हम सही सलामत लौट आए मनातू से तो आपको 5 रुपया का मिठाई खिलाएंगे। साहब ने भगवती से कहा। कोई कुछ नहीं बोला। जीप दाहिने प्रतापपुर के लिए मुड़ गई। सड़क पतली थी किंतु ठीक ठाक थी। साहब ससुराल जा रहे थे तो उस समय 5 रुपए की मिठाई बहुत होती थी जब साहब जा रहे थे। बाजार से जीप गुजर रही थी। चाय पीने की इच्छा किसी ने जताई तो गाड़ी एक चाय की दुकान पर रुक गई और लोग चाय पीने लगे। रात्रि का प्रथम पहर शुरू हो चुका था। कैसे जाएंगे, किधर से जाएंगे, पूछना तो था ही। तभी सामने से पुलिस के साथ थाना प्रभारी पैदल दिखे। रास्ता अनजान था इसलिए तो किसी से तो पूछते। तो रात्रि में जो पुलिस पहरा दे रहे थे उनसे साहब पूछा। शायद बाजार में गश्ती कर रहे थे। थाना प्रभारी ने परिचय पूछा। मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट हूँ। साहब बताया कि मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट हूँ। अभी इनकी बात ठीक से पूरी भी नहीं हुई थी कि थाना प्रभारी ने प्रश्न किया, सर कहाँ जाना है? बगल वाली सीट पर नीलम थी। उन्होंने कहा, मनातू मायका है, वहीं जाना है। थाना प्रभारी बोले, आगे रास्ता ही नहीं है। थाना प्रभारी बोले कि आगे रास्ता नहीं है। गर्मियों में लकड़ी से लदा ट्रक चलता है जिससे सड़क खराब हो जाती है। बरसात में रास्ता बंद हो जाता है। मैं आज ही दिन में प्रतापपुर से थोड़ी दूर उस ओर गया था। स्थिति ठीक नहीं है, वह भी रात में। जो पुलिस लोग था वो बताता है कि रास्ता ठीक नहीं है। मैं आज भी वहाँ प्रतापपुर गया था, इसलिए रात में जाना ठीक नहीं है। अब आप लौट भी नहीं पाएंगे। यहाँ डाक बंगले में ठहर जाइए सर। वहाँ आसपास में डाक बंगला होगा तो वहीं कहते हैं वहाँ का जो पुलिस गश्ती जो लगा रहा था उन लोग कि यहीं पे ठहर जाइए सर। सुबह वापस औरंगाबाद होकर जाइएगा। सर ये 2 नाली बंदूक आपकी है? थानेदार ने पूछा। हाँ, हरिंद्रानंद ने उत्तर दिया। सर आगे डाक बंगला है। वैसे भी मनातू की सड़क तो आपने पीछे छोड़ दी। पक्की सड़क भी नहीं है, मोरम और कंकड़ों की है। गर्मी के पूर्व मरम्मत की जाती है। कहते हुए थाना प्रभारी आगे बढ़ गए। 2 मिनट की वार्ता के बाद तय हुआ, चला जाए, जो होगा देखा जाएगा। हरिंद्रानंद इतनी लंबी यात्रा के बाद थक चुके थे। कन्हैया बाबू अब आप गाड़ी चलाइए। कन्हैया बाबू साथ में थे तो साहब बोले कि अब आप चलाइए, मैं थक चुका हूँ। जीप अब जंगल से पार कर रही थी। प्रतापपुर से 1 आध किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे। तभी कुछ दूरी पर बीड़ी के सुलगते जैसा दिखा। शायद वन प्रांतर में कुछ लोग बीड़ी पी रहे थे। अनजाने भय से जीप की स्टीयरिंग बाएं दाएं होने लगी। जब बीड़ी सुलगते थे तो लोग डर गया और गाड़ी बाएं दाएं होने लगी। साहब ने कहा, गाड़ी रोकिए, मैं चलाता हूँ। साहब को लगा कि ड्राइवर डर रहा है, इसलिए वो बोले कि अब मैं चलाता हूँ। बच्चे सो रहे थे तो कभी जगे रहते हैं। उन्हें इससे क्या मतलब? रास्ता अभी अस्पष्ट था। रास्ता पहाड़ चढ़ने लगा था। चढ़ाई ऊंची थी, सड़क उबड़ खाबड़। कहीं कोई आदमी नहीं और न ही कोई बस्ती थी। रास्ता इतना संकरा कि मात्र एक ही गाड़ी जा सकती थी। गाड़ी के बगल से साइकिल भी गुजर नहीं सकते थे।
सड़क के दोनों किनारे घड़ी जंगली झाड़ियां उग आए थे। विशाल खड़े वृक्ष रात के अंधेरे में भयानक राक्षस की तरह दिख रहे थे। हरिंद्रानंद ने जीप को 4 व्हील पर डाल दिया। सड़क खराब, तीखी चढ़ाई। कुछ दूरी के बाद सामने से 4 बैलगाड़ी नजर आती हुई दिखाई दी। उस पर लकड़ी के बड़े मोटे मोटे बोटे लदे थे, किंतु कोई आदमी नहीं था। शायद सभी गाड़ीवान हमारी जीप को पुलिस गाड़ी समझकर जंगलों में छुप गए थे। भारी संकट। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े वृक्षों के साथ घनी झाड़ियां, सामने खड़ी चढ़ाई। हरिंद्रानंद ने बिना इंजन बंद किए गाड़ी रोक दी। गाड़ी के ब्रेक अपने को असहाय समझने लगा। लोड गियर के बावजूद गाड़ी धीरे धीरे फिसलने लगा पीछे की तरफ। जीप ढलान पर थी। इन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, जल्दी उतरकर चक्कों में ओट लगाइए। जब गाड़ी फिसलने लगी तो बोले कि जल्दी से चक्के में ओट लगाइए। तुरंत पिछले दोनों चक्कों में पत्थर के ओट लगाए गए। जीप का फिसलना रुक गया। ऊहापोह की स्थिति थी। जीप के ढलने का भय था। आगे पैदल जाने का भी रास्ता नहीं था। कुछ ही क्षणों में आगे वाली बैलगाड़ी पर लदे लकड़ी के बड़े बड़े बोटे जीप की बोनट में सट गए। संभवतः जंगल से लकड़ी चुराई जा रही थी। अब महादेव को छोड़कर कोई मददगार नहीं था। प्रतापपुर में दरोगा ने आशंकित भय के बीज को पूरी तरह पनपा दिया था। प्रतापपुर में तो दरोगा जो था, रास्ता में मिला था, जो पूछे थे वो तो बता ही दिया था। मन मस्तिष्क दोनों अस्थिर था। हरिंद्रानंद ने पीछे बैठे गुरु भाइयों को कहा, आप लोग बैलगाड़ी को दाहिनी पहाड़ी पर चढ़ाइए। सर, बैल और बोटा पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा? ये तो वैसे ही सिकिया पहलवान है और हमसे भी नहीं हो पाएगा। नीलम ने थोड़ी नाराजगी में कहा, ठीक है तो यही सब की कब्र बन जाएगी। इनकी बात सुनते ही दोनों ने कैसे बैलगाड़ी को बोटे के साथ पहाड़ पर चढ़ाया, आज तक अज्ञात है। हरिंद्रानंद ने जीप को अब एक बैलगाड़ी से आगे कर लिया था। अभी भी बोटे से लदी 3 बैलगाड़ियां सामने थी। उसी तरह तीनों बैलगाड़ियों को एक एक कर पार किया। जीप अब चढ़ाई पार कर हल्की ढलान पर थी, अत्यंत धीमी। आगे कोई रास्ता नहीं था। लौटने के रास्ते को छोड़कर चारों ओर घना जंगल। किधर जाएं? नीलम से पूछा। मैं कैसे बताऊं? प्रत्युत्तर मिला। हेडलाइट जलती रही। गाड़ी खड़ी रही। बाईं ओर इशारा करते हुए नीलम ने कहा, इधर से बढ़ाइए। जीप बम्पर से आदमकद झाड़ियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। मात्र 50 फीट रास्ता आगे दिखता था। काली डरावनी रात के 11 बज रहे होंगे। आगे बढ़े तो बालूका राशि से भरा लंबा सपाट रास्ता मिला। गाड़ी 4 व्हील में थी। हरिंद्रानंद दाहिनी ओर बढ़ चले। अगल बगल कोई जंगल नहीं था। आप पहाड़ी नदी के बालू पर जा रहे हैं, लौट चलिए। नीलम बार बार कह रही थी। दीदी बार बार समझा रहे थे कि आप पहाड़ी बालू की तरफ चल रहे हैं, कहीं रास्ता में दिक्कत न हो जाए। जीप लगभग 1 मील आगे चली गई थी, फिर भी बालू ही बालू। जीप रुक गई। लगता है सही में सूखी नदी में जा रहे हैं। चलिए गाड़ी वापस लीजिए, आप किसी की सुनते कहाँ हैं? नीलम ने थोड़ा खींचकर कहा। जीप को वापस करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चारों ओर बालू ही बालू था।
पुनः वहीं लौटे जहां से गाड़ी दाहिने मुड़ी थी। चलिए इस बांध पर जीप चढ़ाइए। पागल हो क्या यार, इन्होंने थोड़ा खींचते हुए कहा। इस पर गाड़ी कैसे चढ़ेगी? चढ़ाना तो पड़ेगा, नीलम ने जोर देकर कहा। जीप ऊंचे बांध पर चढ़े। बांध के उस पार जंगलों की ओट में बस्ती नजर आई। लंबी सांस ली। रात काफी हो चुकी थी। वैसे भी जंगल की रात शुरू होते ही गंभीर और डरावनी हो जाती है, और सन्नाटा था हर ओर। लोग ही नहीं, बस्ती भी सोई थी। बस एक दो कुत्ते नजर आ रहे थे। अरे हम लोग तो चक पहुंच गए, हरिंद्रानंद बोले। चक पहले चट्टी थी, गांव और छोटा सा बाजार। यह पलामू के प्रतापपुर क्षेत्र से सटा इलाका है। अब यहाँ केंद्रीय पुलिस बल की बड़ी छावनी है। ठीक मध्यरात्रि को मनातू गढ़ पहुंचे। सभी के चेहरे से थकान साफ झलक रही थी। बच्चे आधी नींद में थे। ससुराल वाले जगकर बाहर निकले। पहरेदार तो जगे ही थे। मेहमान तो नीलम और बच्चों को मार देंगे। नीलम की माँ ने धीमे से स्वर में तिखा बाण चलाया। नीलम की माँ यानी साहब के सास ने बोले कि मेहमान तो नीलम और बच्चों को मार देंगे, यानी कि तिखी बाण चलाए। अपनों के बीच बच्चों की नींद गायब हो गई। दीदी तो अपना ससुराल माँ के पास मैं के माँ के पास पहुंच गए, तो नींद कहाँ से? दशहरे की हलचल में बच्चे मस्त रहे। वापसी का दिन आया। हुक्म हुआ आप लोग औरंगाबाद के रास्ते लौटेंगे। चूंकि उस रात की घटना की जानकारी घर वालों को मिल गई थी, इसलिए मुवार साहब ने लौटने का मार्ग बदल दिया। दादा, उसी रास्ते भगवती को मैं कहकर आया हूँ कि सही सलामत लौटेंगे तो आपको 5 रुपया की मिठाई खिलाएंगे। साहब तो बोल के गए थे कि 5 रुपया की मिठाई खिलाएंगे सही सलामत लौटेंगे तो। औरंगाबाद होकर न तो प्रतापपुर मिलेगा और न ही चतरा का वो मंदिर। पता नहीं फिर कब उधर से जाना होगा। हरिंद्रानंद को के ससुर को सभी दादा कहकर पुकारते थे, तो साहब भी अपने ससुर जी को दादा ही बोलते थे। ससुर जी पुराने जमींदार ठहरे, किसी की बात मानने की आदत नहीं। लेकिन दामाद का मामला था। अस्वीकृति का भाव लिए बस इतना कहा, 5 रुपये की मिठाई। दादा, मेरी औकात ही यही है। आदमी अपनी सीमाओं में ही अपने प्रिय आराध्य को प्रसन्न रखने का प्रयास करता है। कोई उत्तर नहीं मिला। फिर बोले, तब सुबह निकलिए। साथ में चतरा तक एक गाड़ी और जाएगी, क्योंकि रास्ता में तो जो दिक्कत हुआ था इसलिए दिक्कत ना हो, इसलिए मुवार साहब अपने दामाद जी को यानी कि साहब के ससुर जी साहब के साथ एक और गाड़ी भिजवा दिए। व्यवस्था थी, सुबह नाश्ते के बाद प्रस्थान हुआ। लगभग 3 घंटे बाद भगवती का वही मंदिर आया। साथ आए दूसरी गाड़ी के लोग जंगल के रास्ते से परिचित थे, क्योंकि वो इलाका उन्हीं लोग का था। उन लोगों ने वह रास्ता ही छोड़ दिया था। यह रास्ता कुछ ठीक था, हालांकि संपूर्ण मार्ग घने वनों से आच्छादित था। प्रतापपुर बाजार में ही 5 रुपये का पेड़ा खरीद लिया गया। मंदिर के दरवाजे की जंजीर खोली गई। आसपास कोई नहीं था। नीलम ने पत्ते के दोने में प्रसाद भगवती की पिंडी पर चढ़ाया। एकाध टुकड़े वहां रखे। भगवती तो शरीर में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाकी खड़े लोग चढ़े प्रसाद की ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। एक गाड़ी जिसे दादा ने साथ किया था वो लौट गई। जीप मधेपुरा वापस चले गए। साहब का ये अपना अनुभव है, इसलिए सभी को प्रणाम, धन्यवाद।